नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज़। आज हम पॉलिटी के 5 नए और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से आप ना सिर्फ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते हुए एमसीक्यू एप्टीट्यूड डेवलप कर पाएंगे, बल्कि आप अपने कंसेप्ट को भी साथ के साथ रिवाइज कर पाएंगे। टुडे आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नंबर 1 इज The Supreme Court of India has held in some judgments that the reservation policies made under Article 16 Clause 4 of the Constitution of India would be limited by Article 335 for maintenance of efficiency of administration. Statement 2. Article 335 of the Constitution of India defines the term efficiency of administration. Which one of the following is correct in respect of the above statement? A. Both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is the correct explanation for statement 1. B. Both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 is not the correct explanation for statement 1. C. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. D. Statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. In this context, the correct answer is C. That is, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ठीक है और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज़ के बारे में जजमेंट दिए हैं? रिजर्वेशन पॉलिसीज़ के, जो पॉलिसीज़ आर्टिकल 16 क्लोज 4 के अंडर बनाई जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कई जजमेंट्स में कि उन रिजर्वेशन को देते समय एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने की बात ध्यान में रखी जाए। ये स्टेटमेंट सही है। इन सेकंड स्टेटमेंट आर्टिकल 335 में बात हो रखी है एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, मगर ये टर्म उसमें डिफाइंड नहीं है। ये चीज़ आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो स्टेटमेंट 2 इज़ रॉन्ग। सबसे पहले बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसीज़ क्या होती हैं। रिजर्वेशन पॉलिसीज़ कुछ मेजर्स हैं। कौन लेता है इन मेजर्स को? स्टेट लेती है। किस चीज़ के लिए या क्यों? जो वीकर सेक्शन है सोसाइटीज़ के, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, सामाजिक आर्थिक रूप से उनको सशक्त बनाने के लिए। कैसे? बाय एड्रेसिंग हिस्टोरिकल इनजस्टिस, और अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं है किसी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वगैरह में, उस सब को एड्रेस करके स्टेट उनको अपलिफ्ट करती है। आर्टिकल 16 के बारे में देखते हैं। आर्टिकल 16 किस चीज़ से डील करता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इस चीज़ से रिलेटेड जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, सरकारी नौकरी से रिलेटेड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी। इसमें 16 क्लोज 1 क्या बोलता है कि सभी सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जो स्टेट के अंडर में एम्प्लॉयमेंट है से रिलेटेड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी समान अवसर मिलना चाहिए। 16 सब क्लोज 2 क्या बोलता है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। किस बेस पे? ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस एंड डिसेंट। जो भी स्टेट के अंडर में जो भी ऑफिसेज हैं, एम्प्लॉयमेंट है, उनके रिगार्डिंग इन बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना। लेकिन इसके अलावा कुछ इसमें एक्सेप्शन बनाए गए हैं, कुछ छूट दी गई हैं। वो क्या है? 16 क्लोज 3 में ये बात की गई है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है किस चीज़ से रिलेटेड, किसी क्लास के लिए या किसी ग्रुप के लिए, जहाँ पे वो रेजिडेंस को एक रिक्वायरमेंट बना सकती है कुछ जॉब्स के लिए किसी स्टेट में या यूनियन टेरिटरी। 16 क्लोज 4 क्या बात करता है कि स्टेट रिजर्वेशन के प्रोविजंस बना सकती है किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस के लिए। कहाँ पे? जो पब्लिक पोस्ट्स हैं उनके लिए, अगर वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, मतलब उनका रिप्रेजेंटेशन अगर कम है, तो स्टेट उनके लिए कुछ स्पेशल रिजर्वेशन के प्रावधान बना सकती है। इसी कंटेक्स्ट में 16 क्लोज 4 के अंडर 16 सब क्लोज 4A ऐड किया गया, जिसके अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन है वो प्रमोशन में दी जाए इसको, SC ST को, अगर वो स्टेट की सर्विसेज में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। ये प्रोविज़न जो है
77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया गया था। क्यों ऐड किया गया था? ताकि सुप्रीम कोर्ट का जो इंदिरा साहनी जजमेंट है 1992 का, उसको थोड़ा न्यूट्रलाइज किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था उस जजमेंट में कि भाई जो रिजर्वेशन है वो सिर्फ इनिशियल स्टेज पे दिया जाए, ना कि प्रमोशन में। और कोर्ट ने 50% की लिमिटेशन भी बना दी थी, लेकिन पार्लियामेंट ने 77th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्रोविज़न ऐड कर दिया। इन एडिशन टू दिस 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में किया गया था, उसमें इन बेनिफिट्स को और इंक्रीज कर दिया। कैसे? जो एक टर्म यूज हो रखी थी इन सिचुएशन ऑफ प्रमोशंस टू एनी क्लास, उसको रिप्लेस कर दिया गया किसके द्वारा? इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विद कंसिक्वेंशियल सीनियरिटी, ताकि जॉब्स में जो प्रमोशंस हैं उनमें भी रिजर्वेशन को अच्छे से इंश्योर किया जा सके। इसके अलावा 4B क्लोज ऐड किया गया 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2000 के द्वारा। क्यों ऐड किया गया? टू प्रोटेक्ट रिजर्वेशन फॉर SC ST के लिए रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करना। किस चीज़ में? जो भी बैकलॉग वैकेंसीज हैं। बैकलॉग वैकेंसीज क्या होती हैं? सपोज इस साल जितनी भी वैकेंसी निकली, अगर 1000 वैकेंसी निकली, उसमें SC ST की जितनी भी थी उनमें से मान लो 50 वैकेंसीज खाली रह गई, तो वो 50 वैकेंसीज बैकलॉग बोली जाएंगी। इस प्रोविज़न के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ने इंश्योर किया कि जो भी बैकलॉग वैकेंसीज हैं वो अलग से सेपरेट पब्लिश की जाएं। कब? जब भी नेक्स्ट टाइम अगले साल या उससे अगले साल जब भी वैकेंसीज को नई वैकेंसी लाई जाए, तो उन वैकेंसीज में इन जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं इनको साथ में क्लब नहीं किया जाए। यानी नई वैकेंसी अगर 500 और नई वैकेंसी निकल रही हैं, तो उन 500 में जो 50% की रिजर्वेशन की सीलिंग है वो लगाई जाए, और जो ये बची हुई 50 वैकेंसीज हैं इनको अलग से फिल किया जाए किसी भी अगले साल या उससे अगले साल जब भी सरकार नई वैकेंसीज रिलीज करे। तो ये बैकलॉग वैकेंसीज के केस में 4B क्लोज ऐड किया गया। इन एडिशन टू दिस देयर इज आर्टिकल 16 क्लोज 5। उसमें क्या बात हो रखी है कि स्टेट प्रोविज़न बना सकती है किस चीज़ के? रिजर्वेशन के। किस बेसिस पे? रिलीजन के बेसिस पे। कहाँ पे? इन गवर्निंग बॉडी ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस फॉर पर्सन बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर रिलीजन। आर्टिकल 16 क्लोज 6 में क्या बात हो रखी है? रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है किसको? जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं अदर देन दोज मेंशन्ड इन क्लोज 4। मैक्सिमम 10% की लिमिट सेट की गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 335 की, जिसमें ये बोल रखा है कि जो SC ST कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनका रिजर्वेशन कंसिडर करते हुए एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन किया जाए। ये बात भी ध्यान में रखें। लेकिन जो टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफाइंड नहीं है इस आर्टिकल के अंदर। सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशंस देख लेते हैं दोनों के रिगार्डिंग। इंदिरा साहनी केस 1992 में कोर्ट ने बोला है कि जो भी रिजर्वेशन है अंडर आर्टिकल 16 क्लोज 4 वो 50% की लिमिट से एक्सीड नहीं होनी चाहिए टू इंश्योर एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। M नागराज केस में भी ये चीज़ रिपीट की गई है, जिसमें कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला दिया कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन को आइडेंटिफाई करते हुए एक तो आपके पास प्रूफ ऑफ बैकवर्डनेस होना चाहिए। वो कैसे होगा? कि आप एक डाटाबेस तैयार कीजिए बैकवर्डनेस का, और इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का भी डाटा तैयार कीजिए, और 50% की सीलिंग मेंटेन कीजिए जिससे एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर की जा सके। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट एनेक्टेड द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज यानी PISA एक्ट इन 1996। Which one of the following is not identified as its objective? A. To provide self-governance. B. To recognize traditional rights. C. To create autonomous regions in tribal areas. D. To free tribal people from exploitation. In this question, the correct answer is C. यानी इस एक्ट के द्वारा ये चीज़ नहीं इंश्योर की गई थी कि भाई ऑटोनोमस रीजन्स क्रिएट करने हैं। इस चीज़ पे क्वेश्चन फ्रेम हुआ है
पीसा एक्ट 1996 पे। इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं। ए, बी और डी इसके ऑब्जेक्टिव हैं, मगर सी इसका ऑब्जेक्टिव। इस एक्ट के बारे में डिटेल से जानते हैं। पीसा एक्ट 1996 ये क्या है? ये पार्लियामेंट का एक एक्ट है। क्यों इसे लाया गया? जो भी ट्राइबल्स हैं उनको सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली मेन स्ट्रीम किया जा सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर ट्रेडिशनल लाइफ। इसको किस बेसिस पे लाया गया था? जो दिलीप सिंह भूरिया कमेटी सेटअप की गई थी उसके बेसिस पे इसको लाया गया था। ये कमेटी किसने सेटअप की थी? नरसिम्हा गवर्नमेंट ने सेटअप की थी। कब? 1994 में। क्यों? कि ये स्टडी करने के लिए कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ट्राइबल और शेड्यूल्ड एरिया में कैसे लागू किया जा सकता है, और अगर लागू किया जा सकता है तो उनकी क्या पावर, क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। इस कमेटी ने 1995 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी और इसने सेम 3 टायर सिस्टम ही सजेस्ट किया था ट्राइबल और शेड्यूल्ड एरियाज़ के लिए। इससे पहले जो शेड्यूल्ड एरियाज़ थे वो पंचायती राज एक्ट जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाया गया था उसमें कवर्ड नहीं। इस एक्ट के मेन ऑब्जेक्टिव क्या हैं? पंचायती राज को एक्सटेंड करना। कहाँ पे? जो 5th शेड्यूल एरिया है वहाँ पे। कौन कौन से 5th शेड्यूल एरिया हैं? 10 स्टेट में ये एरिया हैं। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। कुछ थोड़े बहुत बदलाव के साथ। जो भी पार्ट 9 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पंचायती राज से रिलेटेड उसको इन एरियाज में लागू करना कुछ बदलाव के साथ। इन एडिशन टू दिस जो भी ट्रेडिशनल राइट्स हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के नेचुरल रिसोर्सेज पे उनको रिकग्नाइज करना, प्रोटेक्ट करना और उनके कल्चर को, उनकी आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट और प्रमोट करना। इन एडिशन टू दिस सेल्फ गवर्नेंस को प्रोवाइड करना। कैसे? जो ग्राम सभाज हैं उनको और ज़्यादा एम्पावर करके उनको ज़्यादा पावर्स दे के डिसीजन मेकिंग एट्सेट्रा। इन एडिशन टू दिस ट्राइबल पीपल को एक्सप्लोइटेशन यानी शोषण से मुक्त करना, किसी भी तरह के शोषण से। अंडर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 who shall be the authority to initiate the process for determining the nature and extent of individual or community forest rights or both? A. State Forest Department. B. District Collector or Deputy Commissioner. C. Tehsildar, Block Development Officer, Mandal Revenue Officer. D. Gram Sabha. In this case, correct answer is D, यानी ग्राम सभा। इस चीज़ के रिगार्डिंग क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट है 2006 का, उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। इसको फॉरेस्ट राइट एक्ट भी बोलते हैं। इसमें जो अथॉरिटी पूछी गई है, कौन सी अथॉरिटी, किसकी ये अथॉरिटी है कि वो इनिशिएट कर सके कौन किस चीज़ को? प्रोसेस को फॉर डिटरमाइनिंग नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट है क्या। सबसे पहले इसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट भी बोलते हैं। ये क्या करता है? ये लोकल सेल्फ गवर्नेंस इंट्रोड्यूस करता है। कहाँ पे? जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे। ये क्या है? ये एक लेजिस्लेशन है, एक कानून है। किसका? पार्लियामेंट का। क्यों? टू इंश्योर सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मेन स्ट्रीमिंग ऑफ ट्राइबल्स। जो भी ट्राइबल कम्युनिटी हैं उनको मुख्य धारा प्रवाह में लाना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ। जो उनका ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है, कल्चर है, आइडेंटिटी है, उससे किसी तरह की छेड़छाड़ किए बिना। नंबर 3, ये एम्पावर करता है किसको? ग्राम सभा को। इस चीज़ से क्या पावर देता है? ये उसको अथॉरिटी देता है किस चीज़ की? टू इनिशिएट द प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स और बोथ। फॉरेस्ट राइट्स
किसको देने हैं, किस तरह देने हैं, उस चीज़ की प्रोसेस ग्राम सभा के पास होती है, पावर उस चीज़ को स्टार्ट करने की। इन एडिशन टू दिस, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं उनको कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, स्टोर और सेल करने की पावर भी ग्राम सभा के पास है। फर्दर इट डिफाइंस फॉरेस्ट डेवलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स। फॉरेस्ट डेवलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या हैं? जो मेंबर्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब के एंड रिजाइडिंग इन शेड्यूल्ड एरियाज व्हेन दे वर डिक्लेयर्ड सो। जो भी लोग उस एरिया में रह रहे थे जब उनको शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर किया गया था, उस टाइम पे जो वहाँ रह रहे थे वो सभी फॉरेस्ट डेवलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा ये अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलर्स को भी डिफाइन करता है। वो कौन लोग हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं और डिपेंडेंट हैं फॉरेस्ट पे अपने लिवलीहुड के लिए, रोजी रोटी के लिए। और 75 ईयर्स, 75 साल से जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट हैं, वहाँ रह रहे हैं, वो भी अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स की कैटेगरी में आते हैं। ये जो एक्ट है फॉरेस्ट राइट एक्ट, ये 3 टाइप के राइट्स देता है। कौन कौन से? लैंड राइट्स, जिसको ओनरशिप राइट्स या एंटाइटलमेंट राइट्स भी बोलते हैं। ये लैंड पे, ज़मीन पे ओनरशिप राइट देता है किनको? उनको जो दिसंबर 13, 2005 को या उससे पहले उस लैंड को कल्टीवेट कर रहे थे। यूज़ राइट्स भी देता है ये एक्ट। इसका मतलब क्या है? राइट टू यूज़ या एक्सप्लॉइट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कैटेगरी में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? ऑल नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस लाइक बैम्बू, बुशवुड, स्टम्प्स, केन, तुषार, रकून्स, निवैक्स, लैक, एंडू लीव्स, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, रूट्स, ट्यूबर्स एट्सेट्रा। इन एडिशन टू दिस ग्रेजिंग ग्राउंड्स, वाटर बॉडीज। ये सभी को यूज़ करने का राइट यूज़ राइट्स की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा कंजर्वेशन और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट हैं, जिसका मतलब क्या है कि उन कम्युनिटीज़ को फॉरेस्ट की मैनेजमेंट और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज में भाग लेने का अधिकार है। द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच अमंग द फॉलोइंग: नंबर 1, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट; नंबर 2, political accountability; number 3, democratic decentralization; number 4, financial mobilization. Select the correct answer using the code given below: 1, 2 and 3 only, 2 and 4 only, 1 and 3 only, 1, 2, 3 and 4. इस केस में हमारा करेक्ट आंसर है सी, 1 and 3। क्वेश्चन किस चीज़ पे फ्रेम हुआ है? पंचायती राज सिस्टम पे। उसका मेन ऑब्जेक्टिव या फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, क्या क्या है? कि पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, विकास में जन भागीदारी को इंश्योर करना, और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करना। बाकी दो इसके मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। वो क्यों है चीज़ हम देख एक्सप्लेनेशन में। पंचायती राज सिस्टम को देखते हैं पहले। पंचायती राज सिस्टम क्या है? इसका मतलब है इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एट लोकल लेवल, विलेज या रूरल लेवल। ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1993 में लाया गया था, उसके द्वारा सेटअप किया गया था। 24 अप्रैल को ये एक्ट लागू हुआ था, इसलिए उस दिन को पंचायती राज डे के रूप में जाता है। इस एक्ट ने क्या किया था? पार्ट 9 ऐड किया था किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसका टाइटल क्या था? पंचायत। आर्टिकल 243 टू 243 ओ। इसने शेड्यूल 9 भी ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आर्टिकल 243 जी में मैंशनड है, जिसमें 29 आइटम्स है पंचायत से रिलेटेड, यानी ये इन आइटम्स पे पंचायत के पास पावर होंगी। कौन कौन से? हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, वीकर सेक्शंस, लैंड इंप्रूवमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, फिशरीज एट्सेट्रा। इन सब से रिलेटेड सब्जेक्ट्स इस लिस्ट में मैंशनड है। ये किसकी रिकमेंडेशन पे लाया गया था?
बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1956 में सेटअप की गई थी, उसने 3 टीयर सिस्टम सजेस्ट किया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा, जिला परिषद होगी, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होगी और विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होगी। बाद में कई कमिटीज़ ने, जैसे LM सिंघवी कमिटीज़ ने, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की भी बात की थी। फाइनली इसको 1993 में एक लीगल वे में लाया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके? डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करना, जिसका मतलब है डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स एंड डिसीजन मेकिंग टू लोकल लेवल। लोगों का पार्टिसिपेशन इंश्योर करना, किस में? डेवलपमेंट डिसीजन मेकिंग में। जो बेसिक सर्विसेज हैं उनको इफेक्टिवली डिलीवर करना ग्रास रूट लेवल पे, यानी बिल्कुल बेसिक विलेज लेवल पे बेसिक सर्विसेज को देना। बेसिक सर्विसेज जैसे हेल्थ, एजुकेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब बेसिक सर्विसेज की कैटेगरी में। एम्पावरमेंट करना किसका? जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं और वोमेन हैं उनको एम्पावर करना, और रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना और पॉवर्टी को खत्म करना। Moving to our next and last question, consider the following statements. Number 1, the minimum age prescribed for any person to be a member of panchayat is 25 years. Number 2, a panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for the remainder period. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. इन दिस केस करेक्ट आंसर इज बी, यानी सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट जो है वो ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। वो क्यों गलत है ये देखते हैं। जो मिनिमम एज है किसी भी पर्सन के लिए पंचायत का मेंबर बनने की, वो 25 नहीं 21 ईयर्स है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। और अगर पंचायत प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन के बाद रिकन्स्टिट्यूट की जाती है तो वो बचे हुए समय के लिए ही, जितना समय पहली पंचायत का बचा हुआ था उतने टाइम के लिए ही रहेगी। अगर पहली पंचायत का समय 6 महीने से कम बचा हुआ था, यानी लेस देन 6 मंथ, इन दैट केस इट कैन कंटिन्यू फॉर फुल टर्म। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं पंचायती राज सिस्टम, इसके बेसिक्स के बारे में ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में बात कर ली है। मेंबर्स की एलिजिबिलिटी देखते हैं, क्या होनी चाहिए? 21 ईयर्स एज होनी चाहिए। उनका इलेक्शन डायरेक्ट इलेक्शन होता है सीक्रेट बैलेट के थ्रू। टेन्योर क्या है पंचायत का? इस चीज़ के बारे में आर्टिकल 243E में बात की गई है कि पंचायत का यूजुअल टेन्योर 5 साल है। अगर प्रीमेच्योर डिसोल्यूशन कर दिया जाता है उसके बाद जो पंचायत बनती है वो रिमाइंडर ऑफ द पीरियड, यानी जो समय बचा हुआ था पहली पंचायत का उतने ही समय तक काम करेगी। लेकिन अगर ये बचा हुआ समय 6 महीने से कम है तो जो पंचायत बन के दोबारा आई है वो फुल टर्म भी काम कर सकती है और इलेक्शन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं। 73rd एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 के कुछ मैंडेटरी प्रोविजंस हैं और कुछ वॉलंटरी प्रोविजंस हैं जिनको स्वैच्छिक प्रोविजंस भी बोलते हैं। मैंडेटरी में क्या है कि 3 टीयर सिस्टम होना चाहिए, ग्राम सभा को कंस्टिट्यूट किया जाना चाहिए, और जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए, और जो चेयरपर्सन हैं डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक लेवल पे उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए। सभी के पास वोटिंग राइट होने चाहिए मीटिंग के। 5 ईयर का टेन्योर होना चाहिए। कंटेस्ट करने के लिए 21 ईयर्स की एज होनी चाहिए, और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होना चाहिए मेंबर्स के लिए भी और चेयरपर्सन्स के लिए भी। SC शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, और 1/3 सीट्स वोमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। कुछ स्वैच्छिक प्रोविजंस हैं, वो क्या हैं?
ये जो मैनर ऑफ इलेक्शन है चेयरपर्सन का विलेज पंचायत का, उसको रिप्रेजेंटेशन देना ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये इसको डिटरमाइन करना, इसको डिसाइड करना, ये सब कौन सी कैटेगरी में आता है? वॉलंटरी प्रोविजंस की। सेकंड जो है उनको रिप्रेजेंटेशन देना और सीट्स रिजर्व करना किसके लिए? जो अदर बैकवर्ड कास्ट क्लासेस हैं उनके लिए, ये भी वॉलंटरी है। थर्ड जो है डिवोल्यूशन करना किस चीज़ का? पावर्स का, फंड्स का, फंक्शंस का, फंक्शनरीज का, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को वो कितना करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब वॉलंटरी है इस एक्ट के अकॉर्डिंग। दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।